गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में यानी कि एसिड, बेसेज एंड साल्ट का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड से रिलेटेड और बेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक भी हम लोग क्लियर किए थे। पहले हम लोग एसिड कंप्लीट कर लेंगे, फिर बेस पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक बाकी रहेंगे उसको पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज देखेंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड। एसिड के टाइप कैसे क्लासिफाई किया गया। देखिए, फर्स्ट नंबर, ए नंबर, ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पर दो भाग में क्लासिफाई किया गया। सोर्स के बेस पर टू टाइप्स हुए। कौन कौन सा? सोर्स यानी कि कैसे पाया जाता है, कहां पाया जाता है, टू टाइप्स हुए। फर्स्ट नंबर पे हुआ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दोज टाइप्स ऑफ एसिड्स which can be obtained from plants and animals। जो प्लांट और एनिमल से पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। दूसरा इसका पॉइंट देखिए कि दूसरा इट इज, देखिएगा, इट इज वीक एसिड या वीक एसिड होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर, दे डोंट आयोनाइज कंप्लीटली। आयोनाइज नहीं होता है। जैसे मान के CH3COOH को अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करें या वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, अगर वाटर के साथ हम रिएक्शन करा दें तो ये हाइड्रोजन निकल के H2O के पास चला जाएगा और क्या बना देगा? H3O प्लस और प्लस CH3COO पर सिंगल माइनस। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन कंप्लीट रूप से डिसोसिएट नहीं हुआ और ये डिसोसिएट हो भी नहीं सकता। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि दो एलिमेंट के बीच में अगर हाइड्रोजन हो तो उसको कंप्लीट रूप से डिसोसिएट नहीं किया जा सकता है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, आयोनाइज नहीं किया जा सकता है। तो ये जो कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो होगा वो कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं हो सकता है। दे डोंट आयोनाइज कंप्लीटली, कंप्लीट रूप से टूट नहीं सकता है। और थर्ड नंबर और लास्ट नंबर कि दे कंटेन कार्बन एज वन ऑफ द कंपोनेंट। यानी कि ये ऑर्गेनिक एसिड पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि इस एसिड में कार्बन एक इसेंशियल होता है। कार्बन होते हैं उसमें, क्या होता है? कार्बन होता है। यानी कि जैसे CH3COH इसमें कार्बन है ना, तो जिसमें कार्बन होता हो वो कौन सा एसिड होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक एसिड को प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कहां कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड था किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कितने टाइप के हुए? दो टाइप के। पहला ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि वह एसिड जो प्लांट्स और एनिमल से फाइंड आउट किए जाते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। इट इज अ वीक एसिड, वीक होता है। दे डोंट आयोनाइज कंप्लीटली, कंप्लीट रूप से टूट नहीं पाएगा, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकता है कंप्लीट रूप से। और दे कंटेन कार्बन एज वन ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि वो कार्बन कंटेन करता है, कार्बन रखता है। चलिए कुछ मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। कौन से एसिड का? ऑर्गेनिक एसिड का लिस्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा उसको। देखिएगा यहां पर लिखते हैं नेम ऑफ एन एसिड और दूसरी तरफ लिखते हैं सोर्सेस, कहां से प्राप्त होते हैं, या नेम ऑफ एन एसिड और दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं? सोर्सेस। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो कि पाया जाता है टोमेटो में। ऑक्सैलिक एसिड कहां पाया जाता है? टोमेटो में। उसके बाद सेकंड नंबर
लैक्टिक एसिड किसमें? कर्ड में। ये सब कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद साइट्रिक एसिड कहां पाया जाएगा? लेमन में पाया जाएगा, और लेमन और दूसरा में क्या? ऑरेंज में पाया जाएगा। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा कहां? स्टिंग्स ऑफ बीज, मधुमक्खी जो काटती है और हमारे बॉडी में जो छोड़ के जाती है, ठीक है ना, जो इंजेक्ट करती है हमारे बॉडी में, वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अगर इसका एक्सेस अमाउंट मिल जाए हमारे बॉडी में तो हमारा डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड कहां? स्टिंग्स ऑफ बीज में या आंट्स में पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड जो होगा वो किस में पाया जाएगा? विनेगर में पाया जाएगा। एसिटिक एसिड किस में पाए जाएंगे? विनेगर में पाए जाएंगे। फिर इधर देखिए, मैलिक एसिड किसमें? एप्पल में पाया जाएगा। मैलिक एसिड कहां पाया जाएगा? एप्पल में। उसके बाद यूरिक एसिड, नाम से पता चल रहा है कहां? यूरिन में। और लास्ट में आता है ब्यूटाइलिक एसिड। ब्यूटाइलिक एसिड कहां पाया जाएगा? ठीक है ना, ये पाया जाएगा रेंसिड बटर में। तो कुछ मैंने लिस्ट बता दिया है, 1 2, एक यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर 6, यहां पर 7 और यहां पर 8 मैंने लिस्ट बताया, जो कि किसका एग्जांपल था? ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल था। टोटल ऑर्गेनिक एसिड थे, सब के सब वीक एसिड थे जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं। मैं बता दिया हूं कि कौन कहां से मिलने वाला है, सोर्स भी मैंने बता दिया। अब सेकंड नंबर देखते हैं इसका, इनऑर्गेनिक एसिड। हाँ, एक चीज और कि ऑर्गेनिक एसिड में मैंने बताया है कि कार्बन इसेंशियल होता है, यानी कि कार्बन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक एक्सेप्शन में है जो कार्बन रखते हुए भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है। कार्बन होता है उसके पास, लेकिन वो कौन सा एसिड होता है? इनऑर्गेनिक एसिड होता है, वह है कार्बोनिक एसिड। एक्सेप्शन में देखिए, कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बन है, तो होना क्या चाहिए? इस हिसाब से ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन यह ऑर्गेनिक नहीं होता है। H2CO3 क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना, एक्सेप्शन में है, याद रखिएगा इसको। H2CO3 क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। बिठा दे सर। चलिए सेकंड टाइप इसका देखते हैं। ऑर्गेनिक तो हो चुका है, सेकंड टाइप देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक। देखिए, इनऑर्गेनिक एसिड, देखिए, द एसिड विच कैन बी, देखिएगा ध्यान से, विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड कैन बी प्रिपेयर्ड, बनाया जा सकता है, कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। ये सेकंड नंबर था, ए का सेकंड नंबर था, उसको इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2SO4, एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं H2SO4, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके बाद HCl सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तीन चीजें हैं। ये सबको क्या किया जा सकता है? लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वह एसिड जिसे लैबोरेटरी में बनाया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। या फिर वैसे एसिड्स जो मिनरल्स से फाइंड आउट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखिए। इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद इट डिसोसिएट कंप्लीटली विथ वाटर के साथ कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाता है। जैसे H2SO4 को अगर हम वाटर के साथ इसको डिसोसिएट करने की कोशिश करें तो H+ के रूप में और SO4 डबल माइनस के रूप में टूट जाएगा।
तो हाइड्रोजन और सल्फेट दोनों क्या हुआ, अलग अलग हो गया ना, कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो गया। उसके बाद HCl को अगर तोड़े हम H2O में तो H प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में, यानी कि यह भी कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो गया। उसी तरह HNO3 को अगर तोड़ते हैं, नाइट्रिक एसिड को तोड़ते हैं, ये कौन हो गया H2O, तो H प्लस के रूप में और NO3 पर सिंगल माइनस के रूप में कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो, उसको क्या कहेंगे हम, इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, और जिसको लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट होता है कि इट डजंट कंटेन कार्बन, ये कार्बन नहीं रखता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी एक्सेप्शन में बताया है, कौन सा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 कौन सा एसिड होता है, इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन कार्बन रखे हुए हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं होता। जस्ट मैंने ही बताया, इसको क्या बोलते हैं हम, H2CO3 को, ये कौन सा एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। अब कार्बन देख के ये मत सोचिएगा कि ऑर्गेनिक होगा, ये एक्सेप्शन में जाता है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, इसे कहते हैं, इसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड का पहला टर्म, जिसके दो टाइप हुए, सोर्स के बेस पर, एक ऑर्गेनिक हो गया और दूसरा क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। मिटाएं से बाबू, चलिए नेक्स्ट। देखते हैं पॉइंट बी नंबर कि ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर कंपोजिशन, मोलिक्यूलर कंपोजिशन के बेस पर भी दो टाइप के होंगे। देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ एन एसिड, एसिड के दो टाइप हुए। फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट नंबर को कहते हैं हाइड्रोसिड्स, या फिर दूसरा नाम इसका देते हैं बाइनरी एसिड, हाइड्रोसिड्स या बाइनरी एसिड्स। अभी क्या होता है, देखिए, इट कंटेन हाइड्रोजन एंड वन अदर नॉन मेटल, एक हाइड्रोजन रखता है और एक अदर नॉन मेटल रखता है, मतलब हाइड्रोजन प्राइमरी है, जैसे HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें क्या है, प्राइमरी के रूप में H है, एक हाइड्रोजन है, और उसके अलावा एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही नॉन मेटल होना चाहिए। इसमें भी हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद HBr हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी कि हाइड्रोजन और उसके अलावा एक और एलिमेंट होना चाहिए, एक और नॉन मेटल होना चाहिए। तब कौन सा एसिड हो जाएगा, वो हाइड्रोसिड्स एसिड या बाइनरी एसिड्स हो जाएंगे। सेकंड नंबर में आता है जिसको कहते हैं ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। देखिएगा, इट कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर नॉन मेटल या अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट भी रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन में H2SO4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा क्या है, सल्फर है। उसके बाद जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऊपर भी लिखा था, HNO3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी है। उसके अलावा H3PO4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस भी है इसमें। तो ये सब जो एसिड्स होंगे, उस एसिड्स को क्या कहेंगे हम, कौन सा एसिड देंगे, क्या नाम देंगे उसका हम, ये कौन सा, ऑक्सी एसिड्स हो जाएंगे, जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और उसके अलावा एक एलिमेंट हो। और इसमें क्या था, केवल हाइड्रोजन हो और एक अदर नॉन मेटल हो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ करके। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए इसमें, हाइड्रोसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन किस में होता है, ऑक्सी एसिड्स में होते हैं। मिटाए बाबू इसे, मिटाए। चलिए देखिए, अब देखते हैं सी नंबर,
ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अभी छोटे छोटे एसिड बेस का नाम लिया जा रहा है, छोटे छोटे कंपाउंड का नाम बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो सके। जब रिएक्शन में चलेंगे हम लोग तब स्पेशल कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा, जो कि थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा उस टाइम। अभी लिखेंगे तो समझ में शायद कम है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, सी नंबर देखते हैं, पॉइंट सी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो सबसे पहले जान लें बेसिसिटी क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिसिटी होता क्या है। देखिए, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल में जितना रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम होता है उसी को हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी कहते हैं। जैसे HCl, तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 1, ठीक है ना। तो ये ट्रिक मत लगाना कि हाइड्रोजन एक दिख रहा है तो एक ही होगा। इसको सबसे पहले क्या करो, वाटर के साथ रिएक्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए कितने स्टेप में रिप्लेस होता है। तो एक बार हाइड्रोजन निकल के H2O के पास चला गया, H3O प्लस हो गया, और कितना बच गया, Cl पर सिंगल माइनस। देखिए तो HCl से हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, कितने स्टेप में, एक ही स्टेप में। इसलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। जनरली आप लिख सकते हैं कि HCl में हाइड्रोजन कितना, 1 है, तो रिप्लेस हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन वो सही आइडिया नहीं है। अब जैसे यहां पर देखिए H2SO4 का बेसिसिटी निकालना है, तो सबसे पहले उसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। एक बार में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो हाइड्रोजन निकला, H2O के पास गया तो बना दिया H3O प्लस, और H2 से एक हाइड्रोजन तो निकल गया, बच गया है HSO4, और एक हाइड्रोजन निकला है तो -1 चार्ज हो जाएगा। अभी कंप्लीट रूप से रिप्लेस नहीं हुआ, अभी हाइड्रोजन है, फिर उसको उठाओ, HSO4 को फिर से उठाएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O के साथ हमने रिएक्शन कराया, फिर से यहां से हाइड्रोजन निकला, H2O के पास गया, क्या बना दिया, H3O प्लस बना दिया, ठीक है ना, और प्लस SO4 पे डबल माइनस बना दिया। अब देखिए कंप्लीट रूप से रिप्लेस हो गया, कितने टर्म में, 2 टर्म में। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसका बेसिसिटी अगर देखें तो 2 हो जाएंगे। तो जिसका बेसिसिटी 1 हो, यहां बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 2, ठीक है ना, तो बेसिसिटी के बेस पर, ठीक है ना, कितने भागों में बांटा गया, जनरली 3 भाग में बांटा गया, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन भी आता है लेकिन उसको बाद में देखेंगे। जनरली 3 भाग में बांटा गया। पहला मोनोबेसिक एसिड, दूसरा डाइबेसिक एसिड, और थर्ड नंबर में ट्राइबेसिक एसिड। जिसमें जिसका बेसिसिटी 1 हो उसको मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। जैसे इसका बेसिसिटी कितना था, 1 था, तो HCl जो होगा वो कौन किसका एग्जांपल हो जाएगा, मोनोबेसिक का एग्जांपल HCl हो जाएगा। बेसिसिटी जिसके 2 हो उसको डाइबेसिक एसिड कहेंगे, जैसे कि H2SO4, इसका बेसिसिटी कितना था, 2 था, तो डाइबेसिक किसका, H2SO4 इसका एग्जांपल हो सकता है, हाइड्रोजन 2 थे। और ट्राइबेसिक एसिड को हम लिख सकते हैं H3PO4, H3PO4। ये ट्राइबेसिक है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3 हैं, लेकिन एक कंडीशन आता है, बताएंगे अभी जस्ट यहां। पहले H3PO4 को तोड़ के देख ले हम लोग, मिटाएं से बाबू। देखिए बेसिसिटी समझ जाइए, अपने आप सब समझना चाहिए। किसको तोड़ना है, H3PO4 को, ट्राइबेसिक को। कितना है, H3PO4। नंबर ऑफ रिप्लेसिबल को भी हटाओ, साफ करो इसको। ठीक है ना। अब देखिए किसको तोड़ना है, H3PO4 को।
तो H3PO4 को एक बार वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, एक बार हाइड्रोजन निकालो, वाटर के साथ रिएक्शन करो, तो H3O प्लस। ये बेसिसिटी निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, होता तो तीन ही है लेकिन निकालना मैं बता रहा हूं। एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया, H2PO4 पर सिंगल माइनस, एक भी माइनस नहीं था, एक हाइड्रोजन निकला सिंगल माइनस हो गया, अभी कंप्लीट रूप से डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो H2PO4 को बाहर निकालिए, फिर से इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, तो हाइड्रोजन निकला, H2O के पास गया, तो H3O प्लस और प्लस PO4 पर डबल माइनस हो गया, सॉरी HPO4 पर। फिर अब HPO4 डबल माइनस को फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, तो फिर से यह हाइड्रोजन निकलेगा, H2O के पास जाएगा, तो बना दिया H3O प्लस और प्लस PO4 पर ट्रिपल माइनस, कंप्लीट रूप से डिसोसिएट होगा। कितने टर्म में, 1 2 3, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, तो H3PO4 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा, H3PO4 का बेसिसिटी 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से बेसिसिटी के बेस पर तीन भाग में बांटे गए, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है ना। और तीन से अधिक अगर रहता है तो उसको टेट्रा कह सकते हैं, टेट्रा बेसिक एसिड कह सकते हैं हम, ठीक है ना। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। बेटा बच्चों देखिए एक और चीज देखते हैं हम, एक्सेप्शन वाली बातें, थोड़ी सी एक्सेप्शन वाली बातें कर लें। देखिए मोनोबेसिक एसिड का दूसरा नाम होता है मोनोप्रोटिक एसिड, उसी देखिए डाइप्रोटिक एसिड और तीसरा ट्राइप्रोटिक एसिड इसका कहा जाता है। अब देखिए H3PO3 इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और H3PO4 का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा ना H3PO4, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए इसका बेसिसिटी पूछे कितना होगा तो आप कहेंगे 3 होंगे, लेकिन 3 नहीं होता है, एक्सेप्शन में होता है। ध्यान दीजिएगा, H3PO3 को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराए हम तो एक बार हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, H3O प्लस बनाया और प्लस H2PO3 पर सिंगल माइनस बनाएगा, फिर H2PO3 सिंगल माइनस को उठाइए, H2O के साथ जोड़िए, फिर H3O प्लस और बना देगा प्लस HPO3 पर डबल माइनस। अब देखिए ये HPO3 के बाद ये हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है, नॉट रिप्लेसेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये H नहीं टूटता, इसलिए H3PO3 का, इसलिए H3PO3 किसका एग्जांपल हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा। ये डाइबेसिक एसिड होते हैं, दिख रहा है 3, इसलिए मैंने बोला था कि हाइड्रोजन यहां देख करके आप डिसाइड मत करो कि उसमें कौन सा एसिड है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है या कौन सा है, इस तरह से नहीं आप बता सकते हैं। बस आप क्या करो, इस तरह से सॉल्व करो, हर टाइम तब तक रिएक्ट कराओ जब तक हाइड्रोजन कंप्लीट रूप से डिसोसिएट नहीं हो जाए। किसके साथ रिएक्ट कराना है, वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तब देखो कमाल, काफी अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, काफी अच्छे से आपको आ जाएगा। इरेज करें, चलिए सी नंबर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। उम्मीद है बेसिसिटी भी समझ में आ गया कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं उसको बेसिसिटी कहा जाता है। अब देखिए डी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस पर देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं, किसके बेस पर,
कंसंट्रेशन के बेस पर। कौन कौन? फर्स्ट नंबर में कंसंट्रेटेड एसिड, और सेकंड नंबर देखिए डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। देखिए कंसंट्रेटेड एसिड को अगर डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, एन एसिड विच कंटेन नो वाटर और लेस वाटर देन इट्स मास। अपने मास का, जैसे मान लीजिए कि 20% वाटर हो, 80% SO4 हो, तब H2SO4 कितना बना रहा है? H2SO4 100% बना रहा है। तो इसमें वाटर के अमाउंट कितना है? कम है ना, एज कंपेयर टू इट्स मास के कंपेयर में या इसके कंपेयर में। ये जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। ये तो पता है। 20% वाटर है और 80% क्या है? SO4 है, सल्फेट है। तो जिस एसिड में, जैसे एसिड अगर 5 kg है, अगर 5 kg जो टोटल अमाउंट है, टोटल मास है, उसके कंपेयर में अगर वाटर का अमाउंट कम रहता है, उसके अमाउंट में उसके कंपेयर में अगर वाटर का अमाउंट कम रहता है, तो क्या होगा उसमें? उसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। जैसे मानेंगे यहीं पर 20% वाटर हो, किसमें? H2SO4 में, H2SO4 में, ठीक है ना। तो 20% वाटर है किसमें? H2SO4 में। वाटर सपोज करो जुड़ा हुआ है कितना? 20%। तो बाकी तो 80% है ना ये, तब ना पूरा सॉल्यूशन बनाया H2O और H2SO4 का, दोनों मिल करके। तो दोनों के कंपेयर में पूरे एसिड कौन है? H2SO4 है, उसका परसेंटेज कितना है? 80% है, और उसमें वाटर कितने परसेंट है? 20%। तो इस 80 के कंपेयर में ये कम है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। और डाइल्यूटेड एसिड में जिसमें वाटर के अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है ना, एन एसिड which contain more water as compared to its mass। अपने मास के कंपेयर में, अब इसी को पलट देते हैं। अब 20% H2SO4 हो गया और 80% क्या हो गया? वाटर हो गया। तो ये कौन सा एसिड हो गया? दोनों को मिलाने पर डाइल्यूटेड H2SO4 हो गया। और यहां पर H2SO4 क्या था? कंसंट्रेटेड H2SO4 था। अब कोई कहे कि भैया कि H2SO4 को बताओ कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है, तो आप केवल उसमें बिना वाटर के अमाउंट को देखे हुए आप नहीं कह सकते हैं कि वो डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। आपको वाटर के अमाउंट देखना हो। जैसे मान गए, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए इसमें 30% वाटर है, 30% वाटर है और 70% HCl है। 30% वाटर है और 70% क्या है? HCl है। वाटर के अमाउंट ज्यादा है कि HCl के अमाउंट ज्यादा है? HCl के अमाउंट ज्यादा है, यानी कि वाटर के अमाउंट कम है। तो जब वाटर के अमाउंट कम होगा तो कौन सा एसिड हो जाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। उसी तरह इसको अगर पलट के लिख दें हम कि 70% वाटर हो और 30% HCl हो, तो ओरिजिनल कंपाउंड कौन है? HCl। उसमें कितना परसेंट वाटर है? 70% वाटर है, तो HCl के अमाउंट कम है ना, इसको कौन सा एसिड कहेंगे? ये डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगा। यानी कि एक एसिड अगर डाइल्यूटेड हो सकता है तो वो कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें वाटर का अमाउंट कितना मिला रहा है। अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड है तो आप उसको डाइल्यूटेड बना सकते हैं, वाटर के अमाउंट मैक्सिमम कर दीजिए, डाइल्यूटेड हो जाएगा। जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जो डाइल्यूटेड एसिड होते हैं वो कौन सा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। जिस तरह ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या था? वीक एसिड था, और इनऑर्गेनिक कौन सा एसिड था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। उसी तरह इसमें भी
कंसंट्रेटेड एसिड जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो डाइल्यूटेड एसिड होगा वो कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। बिठाया बाबू, चलिए उसके बाद फिफ्थ नंबर यानी कि ई पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ई नंबर देखने चलते हैं। मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ के, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर ध्यान से पढ़ो तो काफी अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद वाले क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ एसिड देखेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है ना। इंडिकेटर वगैरह भी पढ़ना है, अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है। देखिए अब ई नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दो टाइप के होंगे, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होंगे। कौन कौन, पहला बहुत आसान है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, और दूसरा हो गया सेकंड नंबर वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसा मैंने इसके पहले भी बताया था एग्जांपल HNO3 का। अभी एक ही एग्जांपल को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड के नाम मिलने वाले हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो HNO3 को एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ, इसके पास आया तो H3O प्लस बनाया और प्लस NO3 पर सिंगल माइनस। देखिए कंप्लीट रूप से HNO3 से हाइड्रोजन कंप्लीट रूप से रिप्लेस हो गया, तो HNO3 जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। उसी तरह H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ठीक है ना, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ये सब कौन सा किसमें चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में लागू जाएगा, ठीक है ना। फिर यहां पर देखिए वीक एसिड में जो आयोनाइज नहीं होता है कंप्लीट रूप से, CH3COOH को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो बना देगा एक हाइड्रोजन लास्ट वाला, बीच से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकता, याद रखना, बीच से हाइड्रोजन नहीं हटा सकते हैं, लास्ट से या फर्स्ट से हटा तो H3O प्लस और प्लस CH3COO पर सिंगल माइनस, कंप्लीट रूप से रिप्लेस नहीं हुआ, कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं हुआ तो वीक एसिड हो गया, ठीक है ना। नॉट आयोनाइज्ड, नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, आयोनाइज्ड कंप्लीट नहीं होता उसको वीक एसिड कहेंगे। एग्जांपल के रूप में क्या दे सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड हो गया, और इसमें एग्जांपल के तौर पे इनऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, फिर इसमें डाइल्यूटेड एसिड, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है डाइल्यूटेड एसिड, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड, इसमें ये कंसंट्रेटेड एसिड चला जाएगा। चलिए एक चीज और बताते हैं, मिटाएं से स्ट्रॉन्ग और वीक में ही आज के लिए लास्ट इक्वेशन को लेकर के, थोड़ा सा इक्वेशन से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। ये तो पढ़ लिया आप लोग स्ट्रॉन्ग और वीक में। अब एक और तरीका बताता है, अगर दो एसिड दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए आपके पास HCl और H2O, वाटर जो होता है एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी कर सकता है और हाइड्रोजन डोनेट भी कर सकता है। अगर हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, H2O से एक हाइड्रोजन निकल गया तो OH बच गया, और H2O में एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो H3O प्लस बना दिया। अब देखिए दोनों एसिड है, वाटर भी एसिड है, HCl भी एसिड है, इसमें कैसे पता करें कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तब देखिए HCl से एक हाइड्रोजन निकल के H2O के पास जा सकता है, लेकिन H2O से हाइड्रोजन तो निकलेगा लेकिन HCl के पास नहीं आएगा, क्योंकि HCl के पास आ गया तो H2Cl बनेगा जो कि कोई कंपाउंड नहीं होता है। तो डोनेट कौन कर रहा है, यहां से डोनेट कर रहा है कौन, HCl, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन डोनर होगा सो, और जो एक्सेप्टर होगा वो वीक एसिड होगा। तो इस कंडीशन में ये जो होगा ये वीक एसिड होगा, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2SO4 प्लस HClO4, हाइड्रोजन क्लोरेट, हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए क्या होगा,
यहां से एक हाइड्रोजन निकल के H2SO4 के पास आया, तो बना दिया H3SO4 और प्लस H तो खत्म, बच गया Cl, बच गया हमारे पास कितना ClO4 पर सिंगल माइनस। डोनेट कौन किया? HClO4, तो डोनर है, डोनर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है तो ये क्या होगा? ये वीक एसिड होगा। इसको वीक एसिड यानी कि जो एक्सेप्ट करेगा वो वीक एसिड और जो डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। डायरेक्ट रूप से आप नहीं कह सकते हैं किसी ऐसे दो कंपाउंड का नाम दिया जाए, बोला जाए कि H2SO4 और HClO4 में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप दोनों को रिएक्शन करा दीजिए। जहां से हाइड्रोजन निकलना शुरू होगा, जिससे निकलेगा यानी कि डोनर हो जाएगा तो वह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जिसके पास पहुंचेगा वो एक्सेप्टर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इस तरह से आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है बच्चों, ये टाइप्स ऑफ एन एसिड था। अगले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड देखेंगे, ठीक है ना, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर दें, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सा टॉपिक कहां से, कौन ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको फिर से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं तब तक। थैंक यू, अच्छे से रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।